चलो देखो बेटा सामने, कल हम लोगों ने शुरू किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। अब इसमें मैंने क्या पढ़ाया था, स्क्रीन पे देखो, एक बार रिवाइज करते हैं फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, कल आपने पढ़ा था कि जब हम कोई एसेट खरीदते हैं, जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो हम लोग एंट्री करते हैं। मशीन सपोज कर लो खरीदी, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेप्रिसिएशन लगाया तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। और फिर ये डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर कर देते हो, पीएल में। और होता क्या है, 1 लाख की मशीन खरीदी तो हमारी बैलेंस शीट पे कितने पे दिखती है, 1 लाख पे। 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया तो 10,000 का डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद ये कितने का होता है, 90,000 का। लेकिन लेकिन जब हम यही एसेट मार्केट में बेचने जाते हैं, अगर हम यही एसेट मार्केट में बेचते हैं तो ये 90,000 का नहीं बिकता, 90 का नहीं बिकता, कभी 90 से ज़्यादा और कभी 90 से कम। तो अगर ये मशीन हमारी बुक में 90 की है लेकिन इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 90 से कम है, तो हम क्या करते हैं, इस एसेट को अंडर वैल्यू करते हैं या डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं। क्या करते हो, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का मतलब इसकी कीमत कम करना, अपवर्ड रिवैल्यूएशन का मतलब इसकी वैल्यू बढ़ाना। तो मैंने आपको बताया था अपवर्ड रिवैल्यूएशन के लिए अगर हमें अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना है तो उसके लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। और अगर हमें डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, तब कौन सा यस लगेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, जिसको बोलते हो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा था सबसे पहले इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है, तो हमने लिखा था As per the provision of Accounting Standard 28, impairment means reduction in the value of asset. It is also called downward revaluation. Reduction in the value of asset, it is also called downward revaluation को हम लोग बोलते हैं impairment। आगे देखिए नेक्स्ट, कब हमें impairment करना होगा, जब हमारा कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होगा रिकवरेबल अमाउंट से। क्या क्या बेटा, कब इम्पेयरमेंट करोगे बताओ जरा, जब क्या होगा, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होगा, किससे, कैरिंग अमाउंट का मतलब आपकी बुक में एसेट दिख रहा है 100 का लेकिन रिकवरेबल अमाउंट उसका 80 है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 20 से उसको डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। बोलो ये बात समझ में आई। अब कैरिंग अमाउंट कहाँ होगा, बैलेंस शीट में, कहाँ होगा, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, तो कल मैंने आपको पढ़ाया था रिकवरेबल अमाउंट ऐसे निकाला जाता है। रिकवरेबल अमाउंट ऐसे निकालते हैं, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। कैसे कैसे निकालते हो, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। नेट सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, सपोज करो हमारा एसेट 50 में बिकेगा, 5 के सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, तो अल्टीमेटली हमारी पॉकेट में कितना आएगा, 45। तो जब सेल में से एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस कर दिया जाता है तो क्या मिल जाता है, नेट सेलिंग प्राइस। और वैल्यू इन यूज कैसे आता है, वैल्यू इन यूज आता है फ्यूचर में उससे जितना पैसा मिलेगा उसकी हम क्या निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू। अब फिर से बताओ जल्दी से, इम्पेयरमेंट कब होगा, इम्पेयरमेंट कब होगा, जब कैरिंग अमाउंट किससे ज्यादा होगा, रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, नेट सेलिंग प्राइस या वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर, इन दोनों में जो हायर हो। नेट सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेल में से क्या माइनस कर दोगे, सेलिंग एक्सपेंस। वैल्यू इन यूज क्या होता है, कल पढ़ाया था आपको, वैल्यू इन यूज का मतलब अगर हमारे पास कोई एसेट है, अगर हम उसको 1 साल चलाते हैं उससे 5,000 मिलेगा, 2 साल चलाते हैं 10,000 मिलेगा, 3 साल चलाते हैं मान लो 15,000 मिलेगा, तो इसकी आज की कीमत प्रेजेंट वैल्यू 5,000 आज के कितने के बराबर है, 10,000 आज के कितने के बराबर है, 15,000 आज के कितने के बराबर है, इंक्लूडिंग सैल्वेज वैल्यू। तो इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज। अच्छा, तो कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किया था। अच्छा, एंट्री क्या क्या थी बेटा, एंट्री क्या थी जल्दी से बताओ, डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, फिर पीएल में ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
डेप्रिसिएशन, तो वैसे यहाँ डेप्रिसिएशन की जगह क्या लिख दिया जाता है, इम्पेयरमेंट लॉस। तो क्या एंट्री होगी, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और अगली एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस। तो कल यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था, और इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। कौन सा क्वेश्चन किया था, एट्थ। एट्थ हो गया था बेटा कि कर रहे थे हम लोग, कर रहे थे। चलो यही वाला था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे, आइए फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। सब बच्चे देखो सामने, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है बेटा, अर्गो इंडस्ट्रीज लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग एस्टिमेट ऑफ कैश फ्लो रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी है, उससे फ्यूचर में कितना कैश फ्लो होगा, कितना पैसा आएगा, उसकी जानकारी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन 31 दिसंबर 2000x1 की जानकारी दी है। आगे देखिए, आगे डिस्काउंट रेट है 15% का। अब कह रहे हैं अगर हम इस एसेट को x2 में यूज करेंगे, देखो x1 तो करंट ईयर हुआ, एक्सपेक्टेड ईयर कौन सा होगा, x2, x3, x4, x5, x6। तो हमसे कहा जा रहा है बेटा, अगर अगर इस एसेट को, अर्गो इंडस्ट्रीज के पास कोई एसेट है, यहां देखो अर्गो इंडस्ट्रीज के पास कोई एसेट है, अर्गो इंडस्ट्रीज के पास कोई एसेट है, कह रहे हैं ये एसेट x2 में, x3 में, x4 में, x5 में और x6 में कितना पैसा देगा, उसकी जानकारी हमें दी जा रही है, उसकी जानकारी हमें दी जा रही है। और कितना कितना देगा ये लिखा है 46684, 46684 इतना देगा। और हमसे कह रहे हैं आखिरी में उसकी रेजिडुअल वैल्यू बचेगी 1000 लाख की, रेजिडुअल वैल्यू बचेगी। अब हमसे कहा जा रहा है इसका कैरिंग अमाउंट निकाल के बताओ, वैल्यू इन यूज निकाल के बताओ। तो कल मैंने आपको ये निकलवा के दिखाया था, वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगा, हमने ऐसे निकाला था, हमने लिखा था बेटा, अगर हमें इसका, अगर हमें इसका कैरिंग अमाउंट और वैल्यू इन यूज ये सब चाहिए, तो वैल्यू इन यूज हमें कैसे निकालना होता है बेटा, रिकवरेबल अमाउंट, पहले नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। क्वेश्चन में दे रखा है, देखो नेट सेलिंग प्राइस कितना है, 20,000 लाख का नेट सेलिंग प्राइस है, नेट सेलिंग प्राइस है 20,000 लाख का। और वैल्यू इन यूज हम लोगों ने निकाल लिया था, ये फ्यूचर में इनफ्लो होंगे, इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये आ गई थी वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। तो दोनों में हायर 20,000 था, तो ये इतना हम लोगों ने निकाल लिया था। अब आगे, अब निकालेंगे कैरिंग अमाउंट। तो लिखिए आज सब लोग सेकंड पॉइंट में, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट। चलो अब कैरिंग अमाउंट निकालते हैं, जरा मुझे बताइएगा सब बच्चे, कैरिंग अमाउंट क्या होता है, जिस वैल्यू पे हमारी बैलेंस शीट में कोई एसेट दिखता है उसी को क्या बोलते हैं, कैरिंग अमाउंट। आइए देखिए क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ो बेटा, यहां पे लिखा है, देखो, वेल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन 1 जनवरी
2000X1 है। ये कब खरीदा था इन्होंने? 1 जनवरी 2000X1 को। और सारी जानकारी कब की दी है? ठीक है, अब यहां पढ़ो तो आप भी लिखिए जरा, सब लोग लिखिए। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की ओरिजिनल कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 40,000। 40,000 की ओरिजिनल कॉस्ट है। अब आगे यहां से माइनस करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई चीज बैलेंस शीट में किस पे लिखी होती है? डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखा होता है या डेप्रिसिएशन से पहले? माइनस करके ना। अब इन्होंने कहा आपको कंफ्यूज किया है, जरा ये पॉइंट देखना फिर से एक बार। देखो ये ऐसे है बेटा, सब लोग ध्यान से समझेंगे। देखो अगर मुझे सारी जानकारी मुझे 31 दिसंबर 2000X1 की दी है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ 31 दिसंबर 2000X1 को मेरा एसेट कितने का है। और इसने क्या बताया? कह रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2000XX। ये जो है बेटा इसको खरीदा था 1 जनवरी 2000XX को खरीदा था 40,000 का। तो मुझे यहाँ से जब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जो भी इसके बीच के ईयर्स हैं, तब मुझे मिलेगा ना यहाँ का कैरिंग अमाउंट, बैलेंस शीट वैल्यू तब मिलेगी ना। अच्छा आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। अब इसके बाद अब ये क्या लिख रहा है, कैसे पता चलेगा? ये देखो ऐसे लिखा है द ईयर 2000XX इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर बिफोर 2000X0। तो इसका मतलब इनका ईयर कैसे चल रहा है? पहले यहाँ मैं लिख रहा हूँ इनका ईयर कैसे चल रहा है। इनका ईयर चल रहा है पहले 2000XX, फिर चल रहा है 2000X0, फिर चल रहा है 2000X1। समझो, एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आया था, आपके स्टडी मैट में भी है। समझ में? फिर से सुनो। चलो बताओ, एकदम इन्वॉल्व रहना है बेटा, एकदम ढंग से बताओ मुझे क्या लिखा है। अर्गो इंडस्ट्रीज गिव्स द फॉलोइंग एस्टिमेट ऑफ रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन 31 दिसंबर 2000X1। 31 दिसंबर X1 को हमें ये बताया गया कि 31 दिसंबर X1 को हमें ये बताया गया कि ये कैश फ्लो एस्टिमेटेड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखो इनका तो ऐसे चल रहा है पहले XX, X0, X1, तभी तो इसके बाद अगला साल आएगा X2, अगला आएगा X3, अगला आएगा X4, अगला आएगा X5, उसके बाद आएगा X6। तो उसने यहाँ हमसे कहा यहाँ हम 4,000 कमाएंगे, यहाँ कुछ दिया था 6 कि 8, ऐसे कुछ दे रखा है इसके बारे में। ठीक है, यहाँ ये फ्यूचर के बारे में बताया। अब आगे सुनो, अब कह रहे हैं ये तो X2, X3, X4, X5, X6 हो गया, तो ये सब तो मैंने यूज करके अपना क्वेश्चन लगा लिया। अब कह रहा है ये जो प्रॉपर्टी है इसको हमने कब खरीदा था? 2000XX में 40,000 का। तो हमें कैसे पता चले ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये 40,000 है। और नीचे नोट में बताया, क्या बताया नीचे नोट में? कह रहा है ये जो XX है ये इमीडिएटली प्रीसीडिंग है 20X0 के। तो अरे नंबर लाइन सबने पढ़ी है, 012 होता है ना बेटा। तो ये X1 हुआ, ये X0 हो गया, तो इससे पहले क्या होगा? XX होगा ना, इससे पहले होगा ना। तो अब बताओ ये मशीन कब खरीदी गई? 40,000 की XX में खरीदा ना। तो अब हमें इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। कब का? अच्छा वो भी 1 तारीख को खरीदी गई, नोटिस करो डेट भी दी है, 1 तारीख को खरीदी थी। तो XX का डेप्रिसिएशन लगेगा, बोलो। X0 का डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर X1 का। जब 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तब ना कैरिंग अमाउंट मिलेगा दिसंबर 2000X1 का। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, कॉस्ट ये है। अब यहां से हम लोग माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2000XX, 2000X0, 2000X1। 3 साल का डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करने वाले हैं। 3 साल का डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करने वाले हैं।
चलो अब निकलेगा कैसे, आओ पढ़ते हैं बेटा। अब ये देखो, बोलो पहले ईमानदारी से, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? कैरिंग अमाउंट क्या होता है, बोलिए? बैलेंस शीट वैल्यू क्या होता है? बैलेंस शीट वैल्यू कब आती है? आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। एसेट कब खरीदा? 3 साल पहले। मुझे आज की वैल्यू चाहिए, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन जब माइनस होगा तब ना निकल के आएगा। और सबने फाउंडेशन में डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर पढ़ा है। अब उसमें डेप्रिसिएशन दो तरीके से निकलता था। एक, जब सवाल में रेट दिया होता था, क्या दिया होता था? जैसे लिखा है 10 लाख का एसेट है, 10% का डेप्रिसिएशन, तो आ गया 1 लाख। और जब रेट नहीं होता था तब निकलता था कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ, निकलता था ना। तो अब इस क्वेश्चन में अपने रेट नहीं दिया है, ये देखो पढ़ो क्या लिखा है। कॉस्ट है 40,000, एस्टिमेटेड लाइफ है 8 साल की, और नेट नेट सेलिंग प्राइस ऑन 2000 x1 ये हम लोग को दे रखा है। ये इससे ऊपर रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 1000 की। रेजिडुअल वैल्यू को ही तो बोलते हो स्क्रैप वैल्यू। अरे 2000 x1 तक ही तो चलेगा। तो x1 के बाद बेच रहे हैं, तो बेचने में कितना मिलेगा? 1000। तो हम यहां से डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन आएगा, अगर हम कॉस्ट ऑफ एसेट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके इसको एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड करें तो आएगा डेप्रिसिएशन। रुक जाओ अभी समझो, ये जो डेप्रिसिएशन आता है ये एनुअल आता है। कितना आता है बेटा? इसका लॉजिक क्या हुआ, इधर देखो। 40,000 का एसेट है, 6 साल चलाने के बाद, 6-7 साल जो भी है, 1000 में बिक जाएगा, तो 1000 तो वापस हो गया। डेप्रिशिएट कितना हुआ? 39। बोलो। और 39,000 का डेप्रिसिएशन आया कितने ईयर में? तो एक ईयर का कितना बनेगा? 39,000 डिवाइडेड बाई 8। अब ये सब एक साथ लिखा जाता है। देखो, ये है कॉस्ट, ये है स्क्रैप वैल्यू, और ये क्या लिखा है? लाइफ। तो ये कितने दिन का डेप्रिसिएशन है? 1 साल का। दिस इज कॉल्ड एनुअल डेप्रिसिएशन। कितने दिन का है बेटा? एनुअल डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 साल का आ जाएगा। अब निकालो, 39,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, 14,625 माइनस कर दिया। कितना है बेटा? 25375। तो ये आ गया कैरिंग अमाउंट। ये आ गया कैरिंग अमाउंट। बोलो समझ में आ गया कैरिंग अमाउंट सबको? क्यों कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ा? जवाब दीजिए। क्योंकि बैलेंस शीट नहीं दी थी। बैलेंस शीट आज की होती तो जो बैलेंस शीट वैल्यू होती वही क्या होता है? कैरिंग अमाउंट। हमें कॉस्ट कब की दी है? 3 साल पहले की। तो जब 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तब आएगा ना बेटा। तो कैरिंग अमाउंट आ गया। अब जरा देखो क्या क्या निकाल लिया हम लोगों ने। क्या क्या चाहिए इनको? कैरिंग अमाउंट आज निकाला, वैल्यू इन यूज शायद कल ही निकाल लिया था, और रिकवरेबल भी कल ही निकाल लिया था। रिकवरेबल क्या होता है? नेट सेलिंग प्राइस या वैल्यू इन यूज, विच एवर इन हायर। तो ये निकल चुका है इतना। अब क्या बचा देखो, अब ये इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है। जरा बताइए सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, बताओ कैरिंग अमाउंट कितना है? 25,375। और रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 20,000। और अभी जब शुरुआत किया था तो क्या पढ़ा था? 25,000 ये है, 20,000 ये है। जब कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा होता है तब किसकी जरूरत पड़ती है? इम्पेयरमेंट की। और जब इम्पेयरमेंट की जरूरत पड़ेगी तो एंट्री क्या होगी? इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट। ठीक है। तो एंट्री तो शायद मांगी नहीं है ना इसमें? नहीं मांगी है। चलो निकाल लो इम्पेयरमेंट। आ जाओ डी पॉइंट में, निकालिए। डी पॉइंट में इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस ये होता है कैरिंग अमाउंट
माइनस रिकवरेबल अमाउंट। अगर हम लोग कैरिंग अमाउंट में से रिकवरेबल अमाउंट माइनस कर देंगे तो जो निकल के आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। कैरिंग अमाउंट आया 25375 का, रिकवरेबल अमाउंट ऊपर आया था 20,000 का, दोनों का डिफरेंस आ गया हम लोगों का कितना आ गया 5375। दिस इज योर इम्पेयरमेंट लॉस। तो अगर हमारा कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा है तो ये केस बनता है इम्पेयरमेंट लॉस का। बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको? और देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, तो हमने निकाल लिया कैरिंग अमाउंट, वैल्यू इन यूज, इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा अब ये बेटा आगे, अब कह रहा है रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालो। क्या निकालना है? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। तो कुछ बताया होगा, आइए निकालते हैं। ई पॉइंट में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज कैरिंग अमाउंट। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। मुझे याद दिलाओ जरा, कैरिंग अमाउंट क्या होता है? बुक वैल्यू या वैल्यू इन यूज? बुक वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिएगा, स्क्रीन पे फोकस करो, ठीक है। अब हमें निकालना है रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कैसे आएगा? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, और ये निकालना है बेटा फॉर 2000x1। असल में हर बार का कैरिंग अमाउंट चेंज होता है ना। अभी कब का निकाला हमने? ये x2 का निकालेंगे। अभी किसका निकाला? x1 का। अरे ये देखो ना, एसेट कब खरीदा था बोलो? x में। उसके बाद कौन सा ईयर आया? x0। फिर कौन सा आया? और फिर कौन सा आएगा? तो अभी तो x1 का ही निकाला ना हम लोगों ने। अरे आपने 1 2 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा के निकाला तो कब का आया? 2000x1 का आया। अब वो दोबारा कह रहा है कब का निकालो? x2 का। तो जब x2 का निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1 साल का डेप्रिसिएशन और माइनस कर दो, जो निकल के आएगा वही क्या होगा? कैरिंग अमाउंट हो जाएगा। तो आइए निकाल लेते हैं कैरिंग अमाउंट। यही लिख दो फॉर द ईयर 2000x2। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा, डेप्रिसिएशन लगा दो। तो कैरिंग अमाउंट कॉस्ट ऑफ पीपीई। एक मिनट रुक के जरा, मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, बता दो फिर लगा दें आगे। जल्दी से बताओ, कौन सा एस पढ़ रहे हो? क्या नाम है इसका? कब इसकी जरूरत पड़ती है? डाउनवर्ड इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ? हमने बुक में ज़्यादा लिखा है मार्केट में, तो हम इसको कम करके एसेट को कम कर देते हैं। अब बताओ, यहीं पे बताओ, पहले साल कैरिंग अमाउंट कितना है? 25,300 एंड, और उसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है? तो इसका मतलब बुक में कितने का लिखा है? 25,000 का। मार्केट वैल्यू कितनी है? तो उसको किस पे लेके आना चाहिए? तो हमने क्या किया, कितना कम कर दिया? 5,375। तो इसका मतलब यहां से ये आ गई कैरिंग अमाउंट ऑफ x1। अब ये 20,000 पे आ गया ना बेटा। जब 25,000 में से 5,375 हटा दिया आपने तो किस पे आ गया? 20,000 पे आ गया। तो 2000x1 का कैरिंग अमाउंट कितना हुआ? 20,000 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब वो क्या कह रहा है, 2000x2 का कैरिंग अमाउंट बताओ और वहीं का डेप्रिसिएशन में। ये देखो, कैरिंग अमाउंट भी चाहिए और क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन चाहिए। हालांकि यहाँ कुछ लिखा नहीं था, तो आप ये भी कह सकते हो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट का मतलब जो कैरिंग अमाउंट हमने निकाला वो कितना था? 25,375। और वो कितना निकला बेटा? रिकवरेबल 20। तो जब 5375 हटा देंगे तो कैरिंग अमाउंट तो 20,000 का हो गया ना। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट x1 का कितना हो गया? 20,000 हो गया।
और x2 का भी निकाल देंगे अभी। अब आइए यहाँ पे, अब बताओ बेटा, अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पहले लिखिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जल्दी से बताओ, डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है? अगर हमें रेट दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेट न दिया हो तो क्या करते हो, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। बेटा सब लोग इन्वॉल्व रहना। डेप्रिसिएशन कैसे निकलते हो फिर से बताओ? अगर रेट दिया हो तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दे, रेट न दिया हो तो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। अब बताओ आपके एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 40,000, लेकिन डेप्रिशिएट होते 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 बचा कितने का, 25,375 या 575 कुछ ऐसे था। और उसका वो रिकवरेबल अमाउंट कितना था, 20 का। तो उसको घटा के हम किस पे लेके आए, 20 पे। तो अब एसेट कितने का है, 20 का है। तो अब डेप्रिशिएट कितने से होगा, 20 से होगा ना। समझ आए? अब ऐसे लिखेंगे, देखो 20,000 अभी इसकी कीमत है और 1,000 इसकी स्क्रैप वैल्यू है। कोई लाइफ बताएगा? 5 साल। कैसे पता चला 5 साल? एक्स 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 जीरो और एक्स वन 3 साल निकल चुका है और 8 साल की लाइफ थी, तो बचा कितना है, 5 साल। 19 को डिवाइड करो बेटा, कितना आएगा, 3800। और यहां लिखेंगे अगर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ 2000 x2, तो ये हो जाएगा 20,000 में से माइनस कर दो 3800। देखो कितना आएगा, 16,200, 16,200। ये था आपका क्वेश्चन। ये पूरा एएस प्रैक्टिकल है, बहुत रेयरली कोई थ्योरी आपसे पूछी जाती है। अब बताओ, कल कोई और क्वेश्चन किया था हम लोगों ने कि, एक तो ये हो गया मान लो, 9 होमवर्क था, 9 किया था, आ गया सबका, 9 आ गया सबका। कितना आया, 121। अच्छा आंसर बताया था मैंने, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अब बेटा हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे पढ़ो, क्या लिखा है? लिखा है बेटा, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4 years अगो। एक्स लिमिटेड ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा था 4 साल पहले 150 लाख का, एंड डेप्रिसिएटेड 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। जरा बताओ मुझे, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 150 लाख का 10% कितना हो गया, 15 लाख। तो 15 लाख पहले साल, 15 लाख दूसरे साल, 15 लाख तीसरे साल, 15 लाख चौथे साल। तो 150 का एसेट 60 से डिप्रिशिएट हो चुका है, तो 90 लाख का बचा है। आगे बढ़ो। एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, अच्छा एंड ऑफ 4th ईयर की बात कर रहा है, तो मतलब 3 साल अभी निकले हैं। तो 150 में से 45 माइनस होगा, कितना आएगा, 105। तो अभी कितने का बचा होगा, 105 का। अभी कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द 4th ईयर इट इज रीवैल्यूड, इट हैज रीवैल्यूड द एसेट टू 75 लाख। एसेट को कितने पे रिवैल्यू कर दिया? तो एक काम करते हैं, डायग्राम बनाता हूं मैं, तब समझ में आएगा आपको। स्क्रीन पे देखते जाओ, खाली आपके समझने के लिए, एग्जाम में इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 150 लाख का हमने एसेट खरीदा, 1 2 3 साल यूज किया, ये है चौथा साल। तो अब बताओ SLM लगा रहे हैं, तो 10 पर SLM लगा रहे हैं एट द रेट 10%। तो 15 लाख यहाँ का, 15 लाख यहाँ का, 15 लाख यहाँ का, तो 45 माइनस होगा, तो हमारा एसेट यहाँ कितने का बचा होगा, 105 लाख। अच्छा बेटा अगर चौथे साल भी डेप्रिसिएशन लगा दें तो कितने का बचेगा, 90 का। चौथे साल कितने का बचेगा? और ये लोग 75 पे लेके आ रहे हैं। ये देखो, एट द एंड ऑफ 4th ईयर, चौथे साल के आखिरी में एसेट बच कितने का रहा है, 90 लाख का।
और कह रहे हैं इट हैज रीवैल्यूड द एसेट एट 75 लाख। एसेट की कीमत क्या कर दी? 75 लाख कर दी, कम करी, रिवैल्यूएशन कर दिया। एंड हैज रिटन ऑफ द लॉस ऑन वैल्यू रिवैल्यूएशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कह रहे हैं 90 लाख का एसेट कितने का लिख दिया? 75 लाख का, और जो 15 लाख का डिफरेंस है इन्होंने ले जाके पीएल में डेबिट कर दिया। कहाँ डेबिट कर दिया? मुझे बताओ सब बच्चे, जब एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू करते हो कौन सा एस लगता है? जब डाउनवर्ड रिवैल्यू करते हो कौन सा एस लगेगा? एज 28। तो 28 के हिसाब से ये सब होना चाहिए था। फिलहाल देखते हैं और क्या हुआ है। हाउ एवर ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, कहते हैं जब इसको रिवैल्यू किया तो मार्केट प्राइस वॉज 67.5 लाख। इन्होंने कितने पे वैल्यू किया? 75 लाख पे। मार्केट प्राइस कितने का था? अच्छा, एंड एक्सपेक्टेड डिस्पोजल कॉस्ट वर 3 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी थी बेटा? सामने देखो सब लोग, मार्केट वैल्यू कितनी थी? 67.5। मतलब बाजार में बेचते तो कितने का बिकता? अब बेचने का खर्चा 3 लाख का आ जाता, तो सेलिंग प्राइस में से जब सेलिंग एक्सपेंस माइनस करते हो तो क्या मिल जाता है? नेट सेलिंग प्राइस। आगे बढ़ो। What will be the treatment of in respect of impairment loss on the basis of fair value for revaluation purpose is determined by the market value and value is estimated at rupees 60 lakh। कह रहे हैं अब AS 28 के हिसाब से what will be the treatment in respect of impairment loss? impairment loss का क्या treatment होगा on the basis of fair value for revaluation purpose is determined by the market value। अब ये क्या है बेटा? चलिए क्वेश्चन लगाते हुए समझते हैं। लिखिए सब लोग, लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन 11 में हम लोग पहले निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। चलो बताओ मुझे, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी एसेट की? 150 लाख। अच्छा, अब इसमें से 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करो, तो लेस कर दिया डेप्रिसिएशन फॉर 4 ईयर। तो 150 लाख का 10%, ये तो 1 साल का हुआ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 लाख अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा 90 लाख का। तो 4 साल बाद का जो कैरिंग अमाउंट था, 4 साल बाद का जो कैरिंग अमाउंट था बेटा वो था 90 लाख का। और इन्होंने रीवैल्यूएशन कितने पे किया? रीवैल्यूड प्राइस 75 लाख का इन लोगों ने डिसाइड किया है। तो इसका मतलब ये हुआ इनको लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ 15 लाख का। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो गया 15 लाख का। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवैल्यूएशन लॉस, ये आ गया 90 माइनस 15 दैट इज 75। नाइन्टी माइनस 15, अरे 90 का था 75 पे लेके आए हैं तो 15 माइनस किया होगा तभी 75 आएगा ना बेटा। अच्छा, अब ये देखो निकालना क्या था, पढ़ो जरा एक बार। कह रहा है
व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, कह रहे हैं इम्पेयरमेंट लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू आफ्टर रिवैल्यूएशन पर्पस, कहते हैं फेयर वैल्यू के हिसाब से। तो देखो बेटा, आप बच्चे बताओ, मेरी तरफ देखो, इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकलता है? नंबर एक, जब कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलता है? नंबर एक, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज, विच एवर इज। अब नोटिस करो, इसमें वैल्यू इन यूज है ही नहीं। बोलो, वैल्यू इन यूज कैसे आता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो का हम क्या निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू, तब ना आता है, तो वो अपने पास है ही नहीं। तो ये खुद ही कह रहा है इसी 75 लाख को फेयर वैल्यू मान के बताओ रिवैल्यू इम्पेयरमेंट लॉस कितने का हुआ। तो भाई एकदम आसान है, 150 लाख का तुम्हारा एसेट था, 60 से डिप्रिशिएट हुआ, बचा 90 का, 75 पे अब दिखा रहे हो, तो 15 का नुकसान हुआ। इसी 15 75 को इन लोगों ने क्या मान लिया है? फेयर वैल्यू। क्या मान लिया? फेयर वैल्यू। कैरिंग अमाउंट ये हो गया, आप अपने मन में ऐसे सोचो, ये हो गया रिकवरेबल अमाउंट। 75 लाख को क्या मान लिया? रिकवरेबल अमाउंट। समझ आए? तो इम्पेयरमेंट लॉस कितने का हो गया? 15 का हो गया, और एसेट कितने पे दिखाया गया? रिकवरेबल अमाउंट पे दिखाया गया। तो एक तो बेटा ये पूछा था, दूसरा पढ़ो अब क्या बचा। ये हो गया, ये हो गया डिटरमिन्ड बाय मार्केट वैल्यू। अब फिर कह रहे हैं फेयर वैल्यू पे जब निकाला जाए और फिर जब मार्केट वैल्यू पे निकाला जाए 60 लाख पे, तो आइए अब निकालते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट पे आइए, कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, ये है 75 लाख का। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है 75 लाख का। मुझको बताओ इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकलता है, जल्दी से बताओ। कैरिंग अमाउंट और रिकवरी, मतलब कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से जितना ज्यादा होगा वही तो होगा। कैरिंग अमाउंट आपने लिखा है, नीचे मैंने लिखा रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट मैंने ये लिखा। अब बताओ रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलता है, फटाफट बताओ बेटा। नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? नेट सेलिंग प्राइस फटाफट बताओ। सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, और उसके अलावा वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। अब ये देखो सब सवाल में दिया है, मेरी तरफ देखना। देखो 75 लाख का तो एसेट है, अब ये कह रहा है व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू, तो निकाल दिया फॉर रिवैल्यूएशन पर्पस। अब ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर द फेयर वैल्यू फॉर रिवैल्यूएशन पर्पस इज डिटरमिन्ड बाय मार्केट वैल्यू इन यूज। मार्केट वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज किससे किससे निकालना है? मार्केट वैल्यू और वैल्यू इन। और ये देखो वैल्यू इन यूज एस्टिमेटेड 60 लाख, वैल्यू इन यूज दे रखा है 60 लाख का, और मार्केट वैल्यू ऊपर दिया था ना कि अगर बाजार में बेचें तो 67 का बिकेगा, और बेचने पे 3 लाख खर्च हो जाएगा, तो 67.5 माइनस 3 लाख अगर माइनस करें तो ये कितना आएगा? देखो 64.5, दोनों में हायर कौन सा है? 64.5 लाख माइनस करो 10 पॉइंट, तो यहां लिखेंगे इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 10.50 will be written off in P&L।
हो गया? अगली हेडिंग लिखिए, एडिशनल कंसेप्ट अंडर इम्पेयरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एसेट। Additional concept under impairment of an individual asset. हो गया? बेटा देखो, अभी तक खाली एक बात पढ़ी आपने कल से आज तक की क्लास में कि AS 28 का नाम हुआ इम्पेयरमेंट, और इम्पेयरमेंट कब होगा? जब कैरिंग अमाउंट किससे होगा ज़्यादा? रिकवरेबल अमाउंट से। और ये कब निकलेगा? ये निकलेगा नेट सेलिंग प्राइस या वैल्यू इन यूज, विच एवर इज हायर। यही पढ़ के इस पे सवाल लगाए हम लोगों ने। ठीक है, अब अगली बात क्या बताने जा रहा हूँ, बताओ फिर से। इम्पेयरमेंट कब होगा? जब कैरिंग अमाउंट किससे ज़्यादा होगा। तो आखिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे मान लो मेरे पास एसेट्स हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है रिकवरेबल से? सोचने वाली बात है ना। किसी भी संस्था को कैसे पता चलेगा कि उसका जो कैरिंग अमाउंट है वो ज़्यादा है? उसने लिखा ज़्यादा है, उसके सामान की कीमत क्या है? कम है। उसको कैसे पता चलेगा? तो ये कंसेप्ट हम लोग अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके दो इंडिकेशन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। लिखिए, कंसेप्ट वन, कंसेप्ट वन, इंडिकेशन फॉर इम्पेयरमेंट। कंसेप्ट वन, इंडिकेशन फॉर इम्पेयरमेंट। लिखिए, एज पर द प्रोविजन of accounting standard 28, existence of any indication is mandatory before conducting impairment test on asset। आगे लिखिए, the requirement the required indication can be classified under two different heading। पहला, एक्सटर्नल इंडिकेशन, ब्रैकेट में लिखना आउटसाइड द कंपनी। इंटरनल इंडिकेशन within company, within the company। पहली हेडिंग लिखेंगे एक्सटर्नल इंडिकेशन।
ठीक है, अब मेरी तरफ देखो। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या हुआ? जब हम अपने एसेट की वैल्यू कम करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट। तो आखिर कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि मुझे इम्पेयरमेंट करना चाहिए? तो ये देखो, एएस क्या कह रहा है? एएस कह रहा है किसी भी इंडिकेशन का होना जरूरी है। जब इंडिकेशन होगा तभी आप अपने एसेट की वैल्यू कम कर सकते हो, नहीं तो कम नहीं कर सकते। पढ़िए। As per provision of AS 28, existence of any indication is mandatory before conducting impairment test on asset. अरे एक बात बताओ, बचपन में क्या पढ़ा था? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बराबर एसेट। हम ये बताओ, एसेट कम कर लेंगे, एसेट कम कर लेंगे तो यहां से कैपिटल भी तो फ्री हो जाएगी। समझ आए? तो लोग क्या करेंगे? एसेट कम करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पैसा निकाल के एंजॉय करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा? एसेट की वैल्यू तभी कम करोगे जब आपके पास कोई इंडिकेशन होगा इम्पेयरमेंट का। क्या होगा? इंडिकेशन होगा इम्पेयरमेंट का। और इंडिकेशन दो टाइप के होते हैं। अब इंडिकेशन की बात आई तो इंडिकेशन क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है बेटा, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। बोलो कौन कौन सा? ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ, खूब ध्यान से सुनिएगा, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। तो अब मैं पहली चीज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, एक्सटर्नल इंडिकेशन। एक्सटर्नल क्या होता है? सुन लो फिर अभी लिख लेना। देखो क्या क्या एक्सटर्नल के मैं एक दो एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लो हमने कोई मशीन खरीदी, 2 साल उसको चलाया। कितने साल चलाया? 2 साल। मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो अभी चलाते तो 8 साल और चलता है, लाइफ 10 साल की थी। लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो अब उसको कोई पूछता ही नहीं, 2 साल बाद जितने में बिकना चाहिए उतने पे मेरी बुक में लिखा होगा। बोलो बेटा। लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो इसकी वजह से उतने में अब नहीं बिकेगा। तो ये एक इंडिकेशन किस नेचर का है? एक्सटर्नल इंडिकेशन। कैसा है? कि आपके पास अगर कोई टेक्नोलॉजी मशीन है और बाहर मार्केट में नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई, तो इसका मतलब वो एक इंडिकेशन है कि आपने जो भी एसेट अपनी बुक में दिखाए होंगे दैट वर ओवर वैल्यूड, तो उसको क्या करना पड़ेगा? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। समझ आए? लिखो ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखो, हेडिंग बनाओ, एक्सटर्नल इंडिकेशन। एक्सटर्नल इंडिकेशन एक्सटर्नल इंडिकेशन। शुरू करें बेटा? अब मेरी तरफ देखो, सब बच्चे देखो सामने, 4 एक्सटर्नल इंडिकेशन लिखवाने जा रहा हूं। कितने? और उसमें से एक ही पर्याप्त है इम्पेयरमेंट के लिए। चारों नहीं चाहिए, चारों में से एक भी इंडिकेशन मिल गया तो यू हैव टू रिवैल्यू योर एसेट डाउनवर्ड। कितनी कंडीशन लिखवाने जा रहा हूं? चारों चाहिए कि चारों में से एक ही काफी है? एक ही काफी है। एक भी मिल गई तो वो इंडिकेशन पर्याप्त है अपने एसेट का इम्पेयरमेंट करने के लिए। समझ आए? लिखो पहले पहले यही लिख लो, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन इज रिक्वायर्ड। कम से कम एक मिल गई तो उतना ही पर्याप्त है। पहली जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, इफ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट takes place more than expected decline, क्या लिखा है बेटा? पढ़ो। when decline in the value of asset takes place more than expected। हमने सोचा था डिक्लाइन होगा 2 का, 10 का हमारा एसेट है, हमने क्या सोचा था? 2 का डिक्लाइन होगा तो कितने का बचेगा? 8 का। और डिक्लाइन हुआ मोर देन एक्सपेक्टेड, 10 में से डिक्लाइन हो गया 8 का, बचा ही 2 का। समझा? अब इसको एग्जाम में तो ये लिख के आना है, एग्जाम में ये लिख के आना है। अगर ये कंडीशन पूछी उसने तो
और अपने समझने के लिए ये लिख रहे हैं, ये किसके लिए? सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जाम में मत लिख के आना। अब इसका मतलब हुआ, अरे जब टेक्नोलॉजी बदलेगी तभी तो होगा ना, डिक्लाइन ज़्यादा हो जाएगा और हमारा कम होगा, तभी तो ये हो सकता है। लिखो यहाँ पे, इट मे बी ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। एग्जाम में ऊपर वाली दो लाइन लिखनी है, एग्जाम्पल में ऐसे बना के लिख सकते हो कि टेक्नोलॉजी बदल गई तो एसेट की वैल्यू जो एक्सपेक्टेड थी उससे तेजी से डिक्लाइन हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में आओ, सेकंड पॉइंट में आइए बेटा। सेकंड पॉइंट है, इफ, सेकंड पॉइंट लिखो, इफ मार्केट कैपिटलाइजेशन becomes less than book value of net asset, net asset, इसी के नीचे लिखो मार्केट वैल्यू कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट का मतलब होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब हुआ इंट्रिंसिक वैल्यू। तीसरा लिखिए, इफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड, ब्रैकेट में लिखिएगा, इट मीन्स value in use will get declined due to lower present value factor on high rate, lower present value factor on high rate। और आखिरी है, if any restriction has been imported by government on asset, तीन बेटा इंटरनल है, वो भी लिख के तब मैं समझाऊंगा। अब अगला लिखो, इंटरनल इंडिकेशन। इंटरनल इंडिकेशन, पहला लिखो, इफ फिजिकल डैमेज of asset takes place if manner of use is not adequate, if estimation of cash flow has declined,
हो गया? चलो बेटा अब थोड़ा सा फोकस करना होगा ध्यान से, बिल्कुल ठीक है। दो कंडीशन है वो थोड़ी सी टेक्निकल है। चलो देखो सब बच्चे, अगर लिख चुके हो तो अब ध्यान से सुनना, जो नहीं समझ में आएगा पूछना मेरे से। बताओ फटाफट, कौन सा एस पढ़ रहे हो? कब इम्पेयरमेंट का मतलब क्या हुआ? अपवर्ड रिवॉल्यूशन की डाउनवर्ड? तो अब डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन कब होगी, कैसे होगी, वो तो आपने देख लिया। कैसे होगी? जब हम लोग का कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होगा। रिकवरेबल कैसे आएगा? नेट सेलिंग प्राइस और विच एवर इज, तो वो तो देख लिया हमने। अब अगली बात आती है, क्या कोई भी इम्पेयरमेंट कर लेगा? तो एस 28 क्या बोलता है? इम्पेयरमेंट तब करोगे जब आपको कोई भी इंडिकेशन हो, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इंडिकेशन कितने टाइप का हुआ? दो टाइप का। कौन कौन सा? ठीक है, आसान इंटरनल वाला है, पहले इसको निपटा के फिर एक्सटर्नल पे आते हैं। अब इंटरनल में क्या है बेटा, ये देखो, फिजिकल डैमेज ऑफ एसेट टेक्स प्लेस। मतलब हमारी बैलेंस शीट में, इधर देखो मेरी तरफ, हमने 1 लाख का एसेट खरीदा, ये 10,000 से डिप्रिशिएट हुआ, तो हमारी बुक में 90,000 का लिखा था। लेकिन इस एसेट में कोई डैमेज हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, जल गया, फिजिकल डैमेज हो गया। तो जब डैमेज हो गया तो सीधी सी बात है, अब 90 का तो रह नहीं गया, वो तो खुद ही हमें पता है ना जब डैमेज है तो। बोलो। तो ये इंटरनल इंडिकेशन है, कोई डाउट इसमें? अगला सुनो, वेन मैनर ऑफ यूज इज नॉट एडिक्वेट। क्या बोला मैंने? वेन मैनर ऑफ यूज इज, हमने 1 लाख का एसेट खरीदा, 10,000 की डेप्रिसिएशन लगा के बुक में कितने का लिखा है? नहीं, 90,000 का। और उसका हमने रफ यूज किया। क्या किया? तो वो 90 का होगा नहीं, 70 में बिक जाए, वही बहुत बड़ी बात है, हमें खुद भी पता है। आपने कार खरीदी, 1 साल तक उसको बहुत रफ यूज किया, तो आपको खुद भी पता है 1 साल बाद ऐसी कार नहीं दिखनी चाहिए जैसी जो उसका रिस्पॉन्स है। तो इसका मतलब हमने जितना बुक में लिखा होगा उससे कम करके लिखना चाहिए। पहला समझ में आया? दूसरा क्लियर हुआ? मैनर ऑफ यूज इज नॉट एडिक्वेट का मतलब जैसे यूज करना चाहिए उससे रफ यूज हुआ है, तभी तो एसेट कम होगा। अगला बेटा, when the estimated cash flow is has declined, क्या लिखा है तीसरा? when the estimated cash flow has been, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा, हमारे एसेट से जितने पैसे आने की उम्मीद थी उतनी उम्मीद अब नहीं रह गई है। एक बार और, हमारे एसेट से जितने पैसे आने की उम्मीद थी उतनी उम्मीद अब नहीं रह गई है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैश फ्लो हैज बीन डिक्लाइंड। उम्मीद क्यों नहीं रह गई है? हम जो माल बना के बेचते हैं उसकी मार्केट डाउन है, कस्टमर खरीद नहीं रहा है, हम बना नहीं रहे। समझ आया ना? तो जो माल बिक नहीं रहा तो उसको बनाने वाली मशीन भी बाजार में उस तरह नहीं बिकेगी ना। समझ आया? तो ये 3 इंटरनल इंडिकेशन है। बोलो क्या क्या था? नंबर 1, जब डैमेज हो गया। नंबर 2, जब इनएडिक्वेट यूज हुआ। नंबर 3, जब उसके एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या हो गए? डिक्लाइन हो गए। तो ये तो खुद ही हमें पता है ना, डिक्लाइन होगा तो संस्था को खुद ही पता है, डैमेज होगा हमें खुद ही पता है, रफ यूज किया हमने खुद ही पता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल इंडिकेशन। क्या बोलते हो? और यहां मैं लिखना भूल गया, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन इज रिक्वायर्ड। एक ही काफी है। इसको लिखने के लिए एक ही काफी है। चलो अब आ जाओ बेटा यहाँ पे, जो टेक्निकल है। चलो ध्यान से सुनिए। नंबर 1 पहले तो शायद बता चुका था ना, इफ द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट टेक्स प्लेस। डिक्लाइन इन द वैल्यू का क्या मतलब बताया था मैंने? टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो जितने में बिकने चाहिए था उतने में अब नहीं बिकेगा। तो ये एक इंडिकेशन है कि क्या करो, एसेट को इम्पेयरमेंट कर लो। बोलो क्लियर है? अगला सुनो, ये लास्ट वाला, when if any restriction has been imposed by government on the asset। क्या लिखा है बेटा? रिस्ट्रिक्शन हैज बीन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, बताओ, दिल्ली में क्या है, वो जो डीजल इंजन है 10 साल के बाद नहीं चलेगा। तो डीजल इंजन कोई खरीद रहा है मान लो, तो 10 साल बाद जो उसकी वैल्यू बुक में होगी अदर स्टेट में वो बिक जाएगी, दिल्ली में नहीं बिकेगी। तो क्या है, अब अगर उसको दिल्ली में ही रहना है तो वो क्या करेंगे? उसकी बुक कम करेंगे ना उसको।
तो ये दो तो आसान थे, ये दो क्या हुए, एक्सटर्नल हुए। भाई रोक लगानी है कि नहीं सरकार डिसाइड करेगी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, ये तो मार्केट के हिसाब से। अब आगे बेटा नेक्स्ट, यहाँ आओ। अब ये दोनों टेक्निकल हैं, मैं कौन सा बताऊँ पहले, चलो पहले ये बताता हूँ, ये सबसे टेक्निकल है, खूब ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा है, अगर हमारे एसेट का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट से, क्या लिखा हुआ है ना, अगर हमारे एसेट का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट से, ठीक है, ये क्या चीज है, चलो देखो, ये बताओ बेटा, कैपिटल और लायबिलिटी मिलके एसेट के बराबर होता है, शॉर्टकट में बता रहे हैं, ठीक है। तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस करोगे तो क्या आएगा, उसी को बोलते हैं नेट एसेट। क्या बोलेंगे, नेट एसेट, ठीक है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, वरना ये एमेलगमेशन से जाके कनेक्ट होता है, ठीक है। लो अब यहाँ मैं थोड़ी फिगर डाल दूँ तो और बढ़िया समझ में आएगा। जैसे मान लो ये एसेट साइड है, एसेट साइड का टोटल आया 1000, लायबिलिटी है 200 की, तो आठ ये आ गया 800। अब 800 को ऐसे कर देते हैं, 80 शेयर 10 रुपए का एक, यही तो होती है ना कैपिटल, ठीक है। अब देखो इधर जरा, हम बुक वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब, भाई जो बैलेंस शीट में लिखा है ये बुक वैल्यू ही तो है, तो नेट एसेट का मतलब टोटल ऑफ एसेट में से क्या माइनस कर दो, आउटसाइडर लायबिलिटी, क्या माइनस कर दो, कैपिटल तो मालिकों की होती है ना, दे आर नॉट आउटसाइडर्स, तो 1000 में से 200 माइनस करोगे क्या बचेगा, 800, तो ये हो गई बुक वैल्यू ऑफ एसेट, क्या हो गई, ठीक है। अब यहाँ आओ, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब जरा बताना, इस कंपनी के पास शेयर कितने हैं, 80 शेयर है, कितने का लिखा है इन्होंने, 10 रुपए का, बेटा बाजार 80 शेयर है, इन्होंने कितने का लिखा है, 10 रुपए का, बाजार में 5 रुपए का चल रहा है, बाजार में कितने का चल रहा है, 5 रुपए का, तो ये 400 का तो हुआ, समझ आया। तो ये कैसा है, एक्सटर्नल इंडिकेशन है, कैसा इंडिकेशन, अब शेयर का प्राइस बाजार में कैसा होगा, बाजार डिसाइड करेगा ना उसको, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं, हम कुछ उस पर स्टेप्स ले सकते हैं लेकिन प्योरली हमारे हाथ में नहीं है, बात समझ में आई। तो इसको बोलते हैं, ये सेकंड वाला कंडीशन हुआ, ये है इफ मार्केट वैल्यू कैपिटलाइजेशन, मैंने यहाँ लिखवाया मार्केट वैल्यू कैपिटलाइजेशन का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज लेस देन, कम है किससे, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब जो हमारी वाकई में वैल्यू है उससे मार्केट वैल्यू अगर कम है तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं, तब हम लोग करेंगे इम्पेयरमेंट। अच्छा चलो ईमानदारी से बताओ, ये समझ में आया इतना कि नहीं आया, ना आया हो तो कुछ और तरीका बताओ। क्या इसमें लिखा है, जब शेयर की मार्केट वैल्यू और शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या रिलेशन होगा, मार्केट वैल्यू से ज्यादा होगी क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू, और डिटेल में बताएं। देखो अब बहुत ध्यान से सुनो, अब टेक्निकल तब होगा, ठीक है। देखो ऐसे, अब पहले सुनो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, क्या चीज, इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसे होती है देखो इधर, दो तरह की कंपनी होती है, दो तरह की कंपनी होती है लिस्टिंग के आधार पे, वन इज लिस्टेड अनदर वन इज अनलिस्टेड। अभी बताओ, जैसे मान लो कोई लिस्टेड कंपनी है, हम उसका शेयर खरीदना चाहते हैं, तो बाजार में पता है शेयर कितने का बिक रहा है, बोलो बेटा, बाजार में कितने का शेयर चल रहा है वहां से पता चल जाता है। और अ, जो अनलिस्टेड कंपनी होती है उनका बाजार में तो बिकता बिकता नहीं है, तो वो लोग अपना इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, सुनो, वो ऐसे करते हैं, वो कहते हैं अगर आज हमारी कंपनी बंद हो जाए, अगर आज कंपनी और सारे एसेट बेच दें, भाई कंपनी बंद होगी क्या होगा, एसेट बेच के लायबिलिटी की पेमेंट होगी, जो बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर लेके अपने घर जाएंगे, यही तो होगा। तो अगर आज एसेट बेच दें तो एसेट बेचने पे जो पैसा मिलेगा वो लिखा जाएगा, बेचने पे कितना मिला सन्ड्री एसेट से, 1000 रुपए, तो उससे क्या होगा, लायबिलिटी की पेमेंट होगी, लायबिलिटी कितने की है, 200 की, बचेगा कितना, बचेगा 800। अब इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, किससे डिवाइड कर देंगे,
तो अब बताओ इस कंपनी में कितने शेयर हैं? 80 शेयर है, 80 से डिवाइड कर दें तो ये कितना निकल के आएगा? 10 रुपए। इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बोलते हैं? अब ये बताओ इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकली? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंटरनली निकाला ना कि हकीकत क्या है। बोलो बेटा। और ये तो इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब पता चला मार्केट में यही शेयर मार्केट में 3 रुपए का चल रहा है। मार्केट में कितने का चल रहा है? तो अब क्या है, अगर हम मार्केट में 3 का चल रहा है और हमारे हिसाब से कितना निकल के आ रहा है? हमारे हिसाब से कितना निकल के आ रहा है? 10 का निकल आया है। क्यों निकल के आ रहा है? हमने एसेट ही गलत लिखे हैं ना, इसीलिए आ रहा है। एसेट बढ़ा के लिखे हो, एसेट को ठीक करो। जब एसेट कम होगा तो इसका डिफरेंस कम आएगा, ये डिफरेंस कम आएगा तो ये भी गिरेगा। आप बैठा दिमाग में? समझे? तो इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट तब होगा। बोलो एक्सटर्नल की पहली कंडीशन क्या है? एक्सटर्नल की पहली कंडीशन जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। नंबर 2, जब मार्केट वैल्यू कैपिटलाइजेशन कम हो। किससे? इंट्रिंसिक। एग्जाम में यही कीवर्ड लिख के आना है, इसी पे नंबर मिलेगा। वो सब तो समझने के लिए हम लोग लिखते हैं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या हुआ? अपनी कंपनी के एक शेयर की कीमत हमने खुद से बैठ के निकाल ली। और मार्केट वैल्यू का मतलब जितने पे बाजार में बिकेगा। तो बाजार में जो है उससे ज्यादा हम लिखे बैठे हैं, तो हमने मैनिपुलेट कर रखा है ना उसको, या हमने ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया तभी तो ज्यादा आ रहा है। अच्छा अब क्या बचा? ये लास्ट। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज्ड। बेटा अगर इंटरेस्ट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई तो भी हम लोग ऐसे करेंगे, तब भी हम लोग करेंगे। अब ये क्या है? चलो मुझे बताओ, सब बच्चे इधर देखो, सब बच्चे बताओ बेटा। मान लो 100 रुपए हमारे पास हैं, 10% का इन्फ्लेशन आ गया एक साल में, तो यही 100 रुपए अब कितने के बराबर होगा? 90 के बराबर। 10% महंगाई आ गई ना। एक बार और ये बताओ मुझे, देखो हमने यहां पे लिखा इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड। मार्केट वैल्यू इंटरेस्ट की क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। मुझको बताओ 10% से महंगाई आए, सब लोग सोच के बताना। 10% से महंगाई आए तब पैसे की वैल्यू ज्यादा गिरेगी, या 20% से महंगाई आए तब पैसे की वैल्यू ज्यादा गिरेगी? कितने की? 20% की। अब बताओ महंगाई चल रही है 20% पे, और हमने जो अपने कैलकुलेशंस कर रखे हैं वो किस पे कर रखे हैं? 10 पे। तो वो एक इंडिकेशन है कि क्या करो, अपने एसेट को इम्पेयरमेंट करो। समझ में? बताओ चारों। एक्सटर्नल क्या क्या है? नंबर 1 चेंज इन टेक्नोलॉजी, नंबर 2 मार्केट वैल्यू कैपिटलाइजेशन इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी। अगला बताओ, व्हेन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड। बढ़ गया तो मतलब महंगाई बढ़ गई, और तो हमने एसेट को कम करके लिखा हुआ है, ठीक है। और सरकार ने ये हो गए हम लोग के पास, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो चलो मान लो ये तो इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो ये बेटा इंडिकेशन है। अब बताओ क्या बिना इंडिकेशन के इम्पेयरमेंट पॉसिबल है? इंडिकेशन होना जरूरी है। कौन कितने इंडिकेशन हुए? 2, एक्सटर्नल और क्या सब होने चाहिए? कोई एक। इंटरनल में से कोई एक है तो भी पर्याप्त है, एक्सटर्नल में से कोई एक है तो भी पर्याप्त है। आगे लिखो कंसेप्ट 2, आउट ऑफ स्कोप of AS 28 items out of scope of AS 28। लिखो बेटा इसमें, फॉलोइंग एसेट आर नॉट कवर्ड by AS 28। पहला, इन्वेंट्रीज
नंबर 2 इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 4 डेफर टैक्स एसेट। लिख लिया? चलो देखो मेरी तरफ, बताओ AS28 क्या बताता है? इम्पेयरमेंट मतलब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के बारे में बात करता है। तो देखो इधर देखो मेरी तरफ, अगर मान लो इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, डेफर्ड टैक्स एसेट, इन एसेट का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करना है। क्या करना है? वो AS28 के दायरे से बाहर है। क्यों दायरे से बाहर है? इन्वेंट्री पे लगता है AS2, तो इसका क्या होगा वो कहाँ लिखा है? इन्वेस्टमेंट पे लगता है AS13, तो इसमें क्या होगा वो वहाँ। AS7 किस पे लगता है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे। और AS22 लगता है डेफर टैक्स एसेट पे। तो ये चार चीज़ें, भले इनकी कीमत में कमी आएगी, लेकिन ये इस AS के दायरे से बाहर है। इनका जो रिस्पेक्टिव AS है उसी से ये गवर्न होंगे। डन। कंसेप्ट 3, explanation of value in use। लिखिए, as per the provision of accounting standard 28, the following factors should be considered while computing value in use। ए पॉइंट लिखिए, the company should not project cash flow from asset for more than 5 years, for more than 5 years। बी पॉइंट में लिखिए, if cash flow are in foreign currency then we will translate the foreign currency cash flows in Indian currency by using exchange rate which will be prevailing
on the date of impairment. Value in use equals to foreign currency multiplied by exchange rate multiplied by present value factor. सी पॉइंट में लिखिए, if cash flows are given in a range, then we will compute the cash flows as follows. Low range plus high range divided by 2. डी पॉइंट में लिखिए, if probability factors are mentioned for different cash flows, then we will find the cash flows as cash flow equals to expected cash flow multiplied by probability factor. E point, if market rate of interest is not available, then present value factor shall be computed on the basis of incremental borrowing rate. इसका मतलब होता है डिस्काउंटेड रेट, इसका मतलब होता है डिस्काउंटेड रेट should be pre-tax. Discounted rate should be pre-tax.
हो गया? चलो अब सब बच्चे सामने देखो, ध्यान से बेटा सुनिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सामने देखो, सब लोग स्क्रीन पे देखिए, ध्यान से बात सुनिएगा। बताओ इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकलता है? जब कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होता है किससे? रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलता है? जब नेट सेलिंग प्राइस या वैल्यू इन यूज़ में से जो हायर होता है वही क्या हो जाता है? ठीक है, अब यहाँ देखो नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, अब इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। और वैल्यू इन यूज़ कैसे निकलता है? ये ऐसे निकलता है, मैंने ऐसे बताया था। वैल्यू इन यूज़ ऐसे निकलेगा, जैसे मान लो मेरे पास आज कोई एसेट है, मेरे पास आज कोई एसेट है, मान लो किसी के पास कोई जेसीबी मशीन है, वो उसको किराए पे देता है। किराए पे देता है तो उसको पता है पहले साल मान लो कहता है हम 1 लाख रुपए उससे निकाल लेंगे, कमा लेंगे, कैश इनफ्लो। दूसरे साल 1,25,000 कमा लेंगे। तीसरे साल 1,20,000 या 1,30,000 कमा लेंगे। देखना बेटा, चौथे साल 1,40,000 कमा लेंगे। पांचवें साल 1,60,000 कमाएंगे। और फिर कहता है छठे साल 1,70, एक और लेना पड़ेगा, 1,80 अगले साल कमाएंगे। ठीक है, ये कहता है। तो अब वैल्यू इन यूज का मतलब क्या होता है? ये जो आप कमाओगे इसकी आज की कीमत निकालो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। ये 1 लाख जो मिलेगा 1 साल बाद, ये आज के कितने के बराबर है? तो हो सकता है आज के 80,000 के बराबर हो। 1 साल बाद का 1 लाख हो सकता है आज के 80,000 के बराबर हो। महंगाई आती है ना, तो वैसे ये आज के कितने बराबर है, ये आज के कितने बराबर है, ये आज के कितने बराबर, ये आज के कितने बराबर, ये आज के कितने बराबर, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो क्या मिल जाता है? वैल्यू इन यूज। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, क्या निकाल के? कल सिखाया था प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, अब सुनो, बताओ इस एसेट की लाइफ कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 साल है। और मान लो कहते हैं 7 साल यूज करने के बाद वो जो जेसीबी मशीन है 20 लाख में बिक भी जाएगा। तो ये जो 20 लाख है ये क्या है? स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू है बेटा? तो सुनो, हमारा एएस क्या कहता है? कहता है अगर कोई एसेट हमें कैश फ्लो देगा 5 साल से ज्यादा, कितना? तो हमें केवल 5 साल तक का कैश फ्लो लेना है। कब तक का? उसके बाहर का नहीं लेना। क्यों? ये माना जाता है कि आप 5 साल बाद का कैश फ्लो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 5 साल में चेंजेस आ जाते हैं, सिनेरियो बदल जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? एस क्या बोल रहा है कि भले तुम्हारा एसेट 15 साल चलेगा, 15 साल तक मत जाओ, क्या करो? 5 साल तक का कैश फ्लो लो और 5 साल बाद की सेल्वेज वैल्यू ले लो। क्या ले लो? कहते हैं भाई तुम 7 साल बेचते तो 20 में बिकती, तो 5 में बेचोगे तो क्या पता 22 लाख में बिक जाए। समझ आए? तो तो इसकी भी सेल्वेज वैल्यू। तो अब बताओ, जब वैल्यू इन यूज निकालोगे तो कैश फ्लो कितने दिन का लोगे? 5 साल का या 5 साल के ज्यादा का? 5 साल तक का ही, उसके ऊपर नहीं लेना है, ये हमें बताया एएस ने। तो ये देखो, ये बात कहाँ मैंने लिखवाई है वो ले लेते हैं। ये देखो पहले वाले में, द कंपनी शुड नॉट प्रोजेक्ट कैश फ्लो फ्रॉम एसेट फॉर मोर देन 5 ईयर। कितने दिन का लेना है? लेकिन क्वेश्चन में अगर होगा 10 साल तो लेंगे 10 साल का, 15 होगा 15 लेंगे, लेकिन नॉलेज वाली बात यह है कि लेने कितने दिन के चाहिए? 5 साल का, उसके ऊपर का नहीं। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सिनेरियो चेंज हो जाता है। बोलो समझ में आ रहा है? चलो सेकंड पॉइंट पढ़ो। सेकंड पॉइंट कौन सा बताया? चलो ये वाला पढ़ते हैं। अब ये देखो सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, खूब ध्यान से देखिए। सेकंड पॉइंट, अगर मान लो हमने एसेट खरीदा है फॉरेन करेंसी में, किसमें? फॉरेन करेंसी में। हमने विदेश से कोई मशीन मंगवाई, तो पेमेंट डॉलर में किया होगा, अदर देन रुपीस किया होगा। तो उसको बोलेंगे वो एसेट कैसी है? फॉरेन करेंसी की है। और वो इनफ्लो भी दे रही है फॉरेन करेंसी में। इनफ्लो भी कैसे दे रही है? फॉरेन करेंसी में। अरे मान लो हमारे पास कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी थी, उसको हमने विदेश में दे रखा है एसेट अपना, तो वो वहाँ परफॉर्म कर रहा है, वहाँ से पैसे इंडिया आ रहे हैं।
तो अब बताओ जो पैसा आ रहा है वो किस करेंसी में आ रहा है? फॉरेन करेंसी में आ रहा है ना। तो अब यहाँ क्या था, देखो ये सब जो लिखे थे ये सब किस में थे? रुपीज में थे। किस में थे? रुपीज में थे। लेकिन अब अगर मान लो, तो पहली चीज तो आपने ये पढ़ी 5 साल का ही लेना है, उसके बाद का सब बेकार है, चलो ये ठीक है 5 साल हो गया। अब अगली बात आ रही है, अगर ये मान लो रुपीज में ना हो कि किस में है? फॉरेन करेंसी में है, किसी भी अदर देन रुपीज है। तो मैंने फॉर एग्जांपल डॉलर ले लिया, ये किस में है? फॉरेन करेंसी में है। तो कहते हैं तब इसको ऐसे करना पड़ेगा, पहले फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करो इंडियन करेंसी में, किसमें? और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। जैसे मान लो ये 1 लाख डॉलर है, ये 1 लाख डॉलर है, और मान लो आज डॉलर एक 80 रुपए का चल रहा है मान लो, तो हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? रुपीज में। तब ये किससे कन्वर्ट होगा? रुपीज में। रुपीज में कन्वर्ट होगा, और प्रेजेंट वैल्यू रुपीज की निकलेगी, ना कि डॉलर की निकलेगी। समझ में आई कहानी क्या है? फिर से बताओ क्या है सेकंड पॉइंट में? अगर हमारा कैश इनफ्लो किस में होगा? फॉरेन करेंसी में। तो फॉरेन करेंसी को चेंज करके किस में लाएंगे? ट्रांसलेट करके इंडियन करेंसी में, और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? अब आपको एक सवाल पूछना चाहिए कि सर डॉलर तो रोज बदलता है, हम किस दिन का लेंगे? बोलो, डॉलर रोज बदलता है तो हम कब का लेंगे? तो उसका जवाब है जिस दिन आप इम्पेयरमेंट करोगे उस दिन का लोगे। किस दिन का लोगे? जिस दिन इम्पेयरमेंट कर रहे होंगे उस दिन का लेंगे। तो ये देखो यहाँ लिखवा भी दिया ये चीज, पढ़ो पहले ये देख लो। फॉरेन करेंसी को ये $1000 था, 80 से मल्टीप्लाई किया, रुपए में आ गया। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लोगे तो ये निकल के आ जाएगा इसका वैल्यू इन यूज। समझ आए? और लेना 5 ही साल का है, 5 के ऊपर नहीं लेना है। अच्छा, और अब कब का लेंगे? ये सब सारी बातें। इफ कैश फ्लो आर इन फॉरेन करेंसी देन वी ट्रांसलेट फॉरेन करेंसी कैश फ्लो इनटू इंडियन करेंसी बाय यूजिंग एक्सचेंज रेट विच विल बी प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट। जब इम्पेयरमेंट कर रहे हो उस दिन जो रेट चल रहा होगा उसी रेट से करना है, कोई और रेट नहीं चाहिए। डन? 2 कंडीशन आपने पढ़ लिया, तीसरे पे आओ। तीसरी कंडीशन है बेटा ये, अगर हमारे कैश फ्लो रेंज में हो। किस में हो? रेंज का मतलब क्या हुआ? आओ इधर देखो। जैसे मान लो हमारा कोई एसेट था, उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखा था, तो उसमें सेट था कि पहले साल इतना मिलेगा, दूसरे साल इतना मिलेगा, तीसरे साल इतना मिलेगा। ठीक है? और अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हमारा, तब हमारे सामने मुसीबत है, हमें पता नहीं चल पा रहा है। जैसे मान लो हम निकालना चाहते हैं किसी एसेट की फेयर वैल्यू, अब पता करना है पहले साल कितना पैसा मिलेगा। तो ऐसे पता चल रहा है 1 लाख से 1,20,000 के बीच में मिलेगा। समझ आ रहा है? बेटा कोई एसेट कितना इनफ्लो देगा जरूरी नहीं है ना कि वो पहले से डिसाइडेड हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तब तो मिलेगा। जैसे ऐसे सुनो, आपकी कोई बिल्डिंग थी, किसी ब्रांड को आपने लीज पे दे दिया 5 साल के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, पक्का पता है हर महीने इतना पैसा आना है, तो फिक्स है। बोलो। लेकिन अब जेसीबी वाला मैं एग्जांपल दे रहा था, उसका जब क्लाइंट आता है तो वो तब किराए पे जाता है, तब पैसा आता है, जिस दिन नहीं आता उस दिन नहीं जाता, तो कुछ निश्चित थोड़े ना है कितना आएगा। समझ आए? तब आदमी रेंज लगाता है, तो ऐसे कहेगा, जैसे ऐसे बोलता हूँ देखो, कि यहाँ 10,000 से 20,000 में, यहाँ मान लो 15 से 30 में, यहाँ कहता है ये हो गया 20 से 25 में, यहाँ पे हो गया 25 से 30 में, ऐसे रेंज वाइज है। तो हम इसका एवरेज ले लेंगे, 10 + 20/2 कितना आ गया? 15। जब किस में होगा? कैश इनफ्लो रेंज में, तो क्या करोगे? उसका एवरेज ले लेंगे। एवरेज क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। समझ आया ना? लोअर रेंज प्लस अपर रेंज डिवाइडेड बाई 2। ये देखो ये लिखा, पढ़ो। When cash flows are given in range, then we will compute cash flow as for low range plus high range divided by 2। और ये है एवरेज कैश फ्लो। एवरेज मैंने बाद में लिखा था, देखो तुम लोगों ने कॉपी में लिखा है कि नहीं? लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो लिख डालना। तो ये बेसिकली हम लोग एवरेज कैश फ्लो लेके चलते हैं। चलो आगे बढ़ो। लास्ट लास्ट बेटा, if market rate of interest is not available then present value computed on the basis of incremental borrowing rate। चलो इधर देखो बेटा, सब बच्चे देखिए लास्ट।
जैसे मान लो मेरे कैश फ्लो कुछ ऐसे हैं, 10, 15, 20, 25, 30 मेरे कैश फ्लो ये हैं। अब बताओ वैल्यू इन यूज निकालना है, वैल्यू इन यूज निकालना है। ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है और ये 30 है। तो मुझे अगर वैल्यू इन यूज निकालना है तो मुझे इसकी आज की कीमत चाहिए होगी। बोलो, आज की कीमत चाहिए होगी। अब ये बताओ फाउंडेशन में क्या पढ़ा था, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। तो प्रिंसिपल किसके बराबर होगा, अमाउंट अपॉन 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। तो जिसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है उसको न्यूमरेटर में लिखो, रेट लिखो, नीचे आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ देखो मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो दिस इज माई अमाउंट, और इसको डिवाइड कर देंगे 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 1 से, क्योंकि एक साल पीछे ले जाना है इसलिए 1। यहाँ तक ठीक है। क्या रह गया, क्या रह गया, आर। क्या नहीं लिखा है इसमें। अब मान लो आपको आर पता ही नहीं चल पा रहा है, आर क्या है, महंगाई, इन्फ्लेशन रेट। अगर नहीं पता चल रहा है तो उसकी जगह बोरोइंग रेट ले लो। क्या ले ले, बोरोइंग रेट किसका, किसी शेड्यूल्ड बैंक का। समझ आया ना, जैसे अपने यहाँ सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, एसबीआई। तो उनका जो लेंडिंग रेट है वो रेट लेके उससे प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, आर की जगह वो लिखा जाएगा। ये देखो लिखा है, इफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अवेलेबल then present value factor shall be computed on the basis of incremental borrowing rate, discounted rate should be pre-tax। ये रेट कैसा होना चाहिए, pre-tax। कैसा होना चाहिए बेटा। अच्छा इधर देखो सामने, pre-tax का क्या मतलब हुआ बताओ। ये पीएल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है। अब ये बताओ पहले नेट प्रॉफिट लिखा जाता है, पहले जब इंटरेस्ट लिखते हो तब ना नेट प्रॉफिट आता है, और जब नेट प्रॉफिट आएगा तब ना इसमें से टैक्स दोगे, तब बचेगा ना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ आए। तो इंटरेस्ट होता ही है टैक्स से पहले, तो वो आफ्टर टैक्स नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बिफोर टैक्स होना चाहिए। समझ में, ऐसे ये कंडीशन पूछ सकता है इसमें, हालांकि ज़्यादातर प्रैक्टिकल ही है, लेकिन ये बस एक दो चीज़ें हैं जो पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। लिखो कंसेप्ट 4, हेडिंग बनाइए कंसेप्ट 4, एक्सप्लेनेशन ऑफ नेट सेलिंग प्राइस explanation of net selling price। देखिए नेट सेलिंग प्राइस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय फॉलोइंग टेक्निक। पहला, रेफरेंस फ्रॉम रीसेंट ट्रांजैक्शन of similar asset can be taken, or second है reference from active market for second hand asset can be taken। नीचे लिखिए नोट, if net selling price cannot be identified
then value in use will be considered as recoverable amount of the asset. Recoverable amount of the asset. हो गया? चलो देखो बेटा, फाइनल लेवल का एएस था ये, अभी सिलेबस में डाला है आपके। मैंने बताया था ये एएस हम 3 यूनिट में कवर करेंगे, पहली यूनिट, दूसरी और तीसरी। अभी हम लोग की पहली यूनिट चल रही है, 1-2 कंसेप्ट और होंगे तो जाके पहली यूनिट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब पहली यूनिट में हम लोगों ने पूरी यूनिट ही इसी कंसेप्ट के इर्द गिर्द घूमती रही। क्या? कैरिंग अमाउंट अगर ज़्यादा होगा रिकवरेबल से तो क्या होगा? इम्पेयरमेंट। अब इम्पेयरमेंट कैसे निकलेगा? वैल्यू इन यूज़, ये कैसे निकलेगा? और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज। अब वैल्यू इन यूज़ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पिछले कंसेप्ट में, वो लिखा। अब यहाँ पढ़ने जा रहे हैं नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा। तो वो तो आपने लिख दिया कि कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस में से क्या घटा दो। लेकिन ये सेलिंग प्राइस कैसे पता चलेगा प्रैक्टिकल लाइफ में, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके बारे में क्या बताया गया, इधर देखो। कहते हैं सेलिंग प्राइस 2 तरीके से पता लगाओ। कहाँ से? रेफरेंस फ्रॉम रीसेंट ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर एसेट। कहाँ से बेटा? रेफरेंस ऑफ रीसेंट ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर एसेट। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी तरफ देखो, आप एक ज़मीन खरीदने जा रहे हो कहीं, तो आपको सेलर एक रेट बता रहा है, तो आप एक दिन टाइम निकाल के चले जाओ, पता करो वहाँ रिसेंट में कोई ज़मीन बिकी है, और अगर बिकी है उसी लोकेशन पे तो क्या रेट बिकी है, उससे अपना रेट कंपेयर कर लो। तो जिस रेट पे वहाँ बिकी होगी वही तो हुआ ना रिसेंट रेट। समझा? ऐसे पता चला लगाया जाता है सेलिंग प्राइस। तो वही लिखा है, रेफरेंस फ्रॉम रीसेंट ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर एसेट कैन टेक्स प्लेस। आप ज़मीन खरीद रहे हो जिस सोसाइटी में, उसी के आसपास ज़मीन अगर कोई बिकी है तो किस रेट पे बिकी है, तो लगभग उसी के आसपास का रेट होना चाहिए। बोलो, समझ में आ रहा है? और दूसरा, मान लो ज़मीन नहीं है, कोई दूसरा एसेट है, तो चले जाओ उसकी सेकेंड हैंड मार्केट में। कहाँ चले जाएं? आप बताओ इम्पेयरमेंट किसका होगा, नए एसेट का कि पुराने? पुराने। तो पुराने का सेलिंग प्राइस नहीं पता चल पा रहा है तो उसकी सेकेंड हैंड मार्केट में चले जाओ। समझ आ रहा है? सेकेंड हैंड मार्केट से पता लगा लो कितने में बिकेगा, तो वहां जितना पता चले उतने में वही क्या ले लिया जाएगा, सेलिंग प्राइस। बेटा एक लास्ट पॉइंट, फिर आज हम लोग यहीं तक करेंगे। अब बताओ, इसकी कंडीशन पढ़ ली, इसकी पढ़ ली, क्या क्या पढ़ा, कहाँ कहाँ से निकालोगे? नंबर 1, रीसेंट ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर एसेट या सेकेंड हैंड मार्केट प्राइस ऑफ, ठीक है, वहां से निकाल लेंगे। अच्छा, उसके बाद भी जैसे मान लो रीसेंट ट्रांजैक्शन भी नहीं निकल पा रहा है, उसकी सेकेंड हैंड मार्केट भी नहीं है, तो ये नहीं निकलेगा, तब यही रिकवरेबल अमाउंट मान लिया जाएगा। समझ में? तब ये नहीं निकल पाएगा अगर न रिसेंट में कोई ट्रांजैक्शन हुआ और न उसका कोई सेकंड हैंड मार्केट है, तब हम नहीं पता लगा पाएंगे उसका सेलिंग प्राइस। तब क्या होगा? वैल्यू इन यूज कैन बी टेकन एज रिकवरेबल अमाउंट। ये देखो नोट में लिखा, व्हेन नेट सेलिंग प्राइस कैनॉट बी आइडेंटिफाइड देन वैल्यू इन यूज शैल बी कंसीडर्ड एज रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट। कोई डाउट? आज यहीं तक बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में।